स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्ट्रीम में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से विकास होता गया और किस तरीके से जो है नए नए प्रारूपों का, संविधान के प्रारूपों का निर्माण हुआ। तो उसी क्रम में हम देखते हैं जब कहने का मतलब 1858 वाला एक्ट पारित हुआ, उसके बाद जो है कुछ और एक्ट पारित हुए, अधिनियम पारित हुए, जिसके तहत प्रशासनिक सुधारों को किया जाना हुआ। तो इसी क्रम में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया, जिससे कि और अच्छा प्रशासनिक सुधार किया जाए और अच्छे से प्रशासन किया जाए। उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, कुछ नए अधिकार दिए गए। तो जो 1861 का ये अधिनियम था, ये संवैधानिक विकास का सूत्रपात करता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो आज का हमारा संविधान है, उसकी जो रूपरेखा, जो उसका बेस तैयार किया गया, वो बेस यही 1861 का अधिनियम है। इसी अधिनियम से जो है भारतीय संविधान के विकास की रूपरेखा शुरू की गई और उसका सूत्रपात किया गया। इसीलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को भारतीय संवैधानिक विकास का सूत्रपात कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान के विकास की प्रथम सीढ़ी, या जहां से भारतीय संविधान का विकास होता है, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है, जैसे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल से वायसराय बने, तो जब वो ब्रिटिश प्रांतों के विधायी कार्यों को करते हैं तो गवर्नर जनरल कहलाते हैं, और जब वो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं तो वायसराय कहलाते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश प्रांतों के प्रशासन का हेड बनाया गया था। तो उनको जो है और ज़्यादा विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई, जैसे कि आज हमारे राष्ट्रपति या संसद को प्राप्त हैं। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से हुई थी। तो गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियाँ देते हुए कौन कौन से शक्तियाँ दी गई? तो नए प्रांत का निर्माण, जिस प्रकार से आज जो है संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए प्रांत का निर्माण कर सकती है, उसी तरीके से सबसे पहली बार जो ये अधिकार नए प्रांत के निर्माण का अधिकार दिया गया, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल की शक्ति और बढ़ी, उसकी विधायी शक्ति और बढ़ गई। अब वो जो है नए प्रांतों या नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। उसके बाद नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। अब जो गवर्नर जनरल है वो किसी नए राज्य में किसी गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद प्रांत की सीमा परिवर्तन का भी अधिकार दिया गया। कहने का मतलब जो गवर्नर जनरल है, अब वो किसी भी राज्य की सीमा को विस्तार कर सकता है, या किसी भी राज्य की सीमा को कम कर सकता है, या किसी एक राज्य को विभाजित करके दो राज्य बना सकता है। कहने का मतलब जो आज हमारे संसद के पास अधिकार है कि किसी भी नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य की सीमा का विस्तार करना, किसी राज्य से काटकर दूसरे राज्य बना देना, और राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति करना या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करना, ये सारे अधिकार गवर्नर जनरल को भारतीय शासन अधिनियम या परिषद अधिनियम 1861 से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो देखते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी। केंद्रीय कार्यकारिणी का मतलब होता है जो केंद्र, जो यहाँ पे प्रशासन करने का काम, सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय, उसके कार्यकारिणी में, जैसे कह सकते हैं मंत्रिमंडल में, सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पहले जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 थी, उसके बाद बढ़ाकर 5 कर दी गई, और जब ये 5वां सदस्य बढ़ा तो इस 5वें सदस्य का
विधि वेत्ता होना अनिवार्य है। विधि वेत्ता का मतलब होता है उसको कानून का अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए। कहने का मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 सदस्य हुआ करते थे, उसके बाद एक और सदस्य बढ़ा दिया गया। उस सदस्य को कानून का अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, ताकि प्रशासन का काम अच्छे तरीके से किया जा सके। उसके बाद केंद्रीय सरकार जो थी, यहाँ पे दायरा शासन की व्यवस्था कर दी गई। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक केंद्र सरकार होती थी, उसके बाद राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हुआ करती थी। तो उसमें क्या था, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज़्यादा अधिकार दिया गया इसी अधिनियम में, ठीक है। तो सार्वजनिक ऋण, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्रीय सरकार के पास जो लोन देने की प्रक्रिया है, लोन देने का अधिकार है, सार्वजनिक ऋण देने का अधिकार है, वो जो है राज्य से अधिक उसको अधिकार ये दिया गया। वित्त एवं मुद्रा, कहने का मतलब जो फाइनेंस और मॉनेटरी सिस्टम है कि वित्त को कौन कंट्रोल करेगा, किसके पास वित्त पावर ज़्यादा रहेगी, किस और मुद्रा को कौन कंट्रोल करेगा, तो ये सारी चीज़ें केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार से ज़्यादा अधिकार दे दिया गया। उसके बाद डाक एवं तार, कहने का मतलब जो पोस्टेज संबंधित है, डाक तार कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका अधिकार आज भी केंद्र सरकार के पास है, इसके ज़्यादा अधिकार होते हैं केंद्र सरकार के। वैसे ही इस अधिनियम के द्वारा भी केंद्र को राज्य से ज़्यादा अधिकार प्रदान किया गया। और स्वायत्तता अधिकार, ये सारी चीज़ें जो हैं केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक अधिकार मिला। जैसे आज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, कोई भी निर्णय हो, कोई भी कानून हो, तो उसमें केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है राज्य सरकार की तुलना में, ठीक है। तो वही अधिकार जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये प्राप्त हुआ केंद्र सरकार को। अब नेक्स्ट क्या इसमें परिवर्तन हुआ, भारत परिषद नामक एक जो संस्था थी, जो कि यहाँ का मतलब ब्रिटिश प्रांतों के प्रशासन का कार्य करती थी, अब उस भारत परिषद को विधायी संस्था बना दिया गया, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था हो गई। अब ये विधायी संस्था करती क्या थी, कानून बनाने का काम करने लगी, ठीक है। कानून कैसे, जैसे कि ब्रिटिश प्रांतों में रहने वाले जितने भी नागरिक थे, चाहे वो ब्रिटिश नागरिक हों या भारतीय नागरिक हों, राजा हों, सरकारी कर्मचारी हों, इन सभी से संबंधित जितने भी कानून हैं वो अब भारत परिषद नामक विधायी संस्था बनाने का अधिकार इसको मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे आज का संसद है, संसद कानूनों का निर्माण करती है, उसी तरीके से भारत परिषद नाम की जो संस्था थी उसको संवैधानिक मतलब विधायी संस्था बना दी गई। अब वो इस तरीके के कानून का निर्माण करने लगी। ये अधिकार जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिए गए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप इसको नोट्स तैयार कर सकें और इसको आप तैयार कर सकें एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। अब गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो क्या करता था, उसको और ज़्यादा अधिकार दिए गए। कैसे अधिकार, जैसे भारत की शांति बनाए रखना हो, ठीक है, जैसे आज भी जैसे किसी भी राज्य की या उसके हेड की ये जिम्मेदारी होती है, किसी भी राज्य के मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे जा सके, सुरक्षा उसकी रहे और ब्रिटिश हितों के लिए बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे भारत परिषद नामक संस्था थी, इसमें सदस्य हुआ करते थे, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें भी सदस्य होते थे। तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो भारत की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और ब्रिटिश हितों के लिए, किसके लिए, यहाँ पे आप देखना जब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश हितों के लिए, सबसे ज़्यादा तो ये देखना ब्रिटिश हितों के लिए वो जो है बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। कहने का मतलब गवर्नर जनरल का जो कहने का मतलब जो उसका आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, वो परिषद के या कहने का मतलब जो परिषद की बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। अब नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। जैसे आज जो है
अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ये अधिकार कहाँ से मिले? इसी भारतीय परिषद अधिनियम से प्राप्त हुआ। मतलब गवर्नर जनरल जो है वो किसी भी कानून के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अधिकार इस अधिनियम से उसको मिला। नेक्स्ट है, बम्बई एवं मद्रास की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया है। जैसे कि आज जो हमारा मुंबई है, महाराष्ट्र जिसको कह सकते हैं, ये पहले बम्बई प्रांत हुआ करता था, इसमें गुजरात भी शामिल था। बम्बई प्रांत में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल था। और मद्रास जो आज का तमिलनाडु है, ये मद्रास हुआ करता था। तो बम्बई और मद्रास की जो सरकारें थी वो भी व्यवस्थापिका स्थापित कर सकती थी। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कहने का मतलब किसी भी देश की एक होती कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका। ठीक है, किसी भी सरकार को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए। कार्यपालिका का मतलब होता है जो मंत्रिमंडल समूह होता है वो कार्यपालिका होता है, और जो न्यायपालिका होता है वो न्याय विभाग होता है। उसके बाद जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका का मतलब जो संसद सदस्य होते हैं वो होते हैं व्यवस्थापिका। तो कहने का मतलब होता है बम्बई और मद्रास की सरकारें भी अब अपने यहाँ विधानसभा या विधान परिषद का निर्माण कर सकती थी। प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास हुआ। प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय विधायिका का मतलब होता है राज्य में भी विधान सभा या विधान परिषद की स्थापना करने का प्रयास किया गया। और देश के शासन का विकेंद्रीकरण, कहने का मतलब केवल सेंटर में ही गवर्नमेंट न रहे बल्कि हर राज्य की अपनी भी सरकारें रहें और वो अपने हिसाब से अपने राज्य को संचालित कर सकें। तो ये सारे अधिकार जो है भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1861 के तहत प्राप्त हुए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक अवश्य किया करें, कमेंट्स अवश्य करके बताएं कैसा मेरा ये प्रयास लग रहा है। और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें और उन्नति करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।